अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसान उल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। तत्तापानी सेक्टर पर बिला इख्तियार फायरिंग, भारतीय और भारी हथियारों और तोपखाने का इस्तेमाल किया गया है। आबादी को निशाना भी बनाया गया है। 55 साला खातून जख्मी हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की एक बार फिर खिलाफ तत्तापानी सेक्टर पर बिला इख्तियार फायरिंग, भारी हथियारों और तोपखाने का इस्तेमाल किया गया, आबादी को निशाना बनाया गया और 55 साला खातून जख्मी हो गई है। कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जलसे जुलूसों से हुकूमत नहीं जाएगी, हमने सबसे बड़े जलसे किए थे, अपोजिशन के जलसों से मुझ पर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। अपोजिशन लोगों की जानों को खतरे में डाल रही है। जलसों में कोरोना फैलने का भी खदशा ज्यादा होता है। कौम से अपील करता हूं कि एहतियात करें और कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करें। आज सूरत हाल ये है कि सारे पाकिस्तान में एवरेज पे 40% बिस्तरों पे अगर कोरोना के मरीज आ चुके हैं, तो ये खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर इसी रेट पे बढ़ता गया हमारे तो अस्पताल भर जाएंगे। अगर उनके जिधर वसाइल बहुत ज़्यादा है हमारे से, अगर वहाँ हेल्थ वर्कर्स को भी खतरा और अस्पताल भरे हुए हैं, तो यहाँ तो बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये है टाइम, हम सारी कौम मिल के एहतियात करें, एसओपीज पे चले। एसओपीज का मतलब ये कि सबसे बड़ा एसओपी ये है कि ये मुंह के ऊपर जो आप कवर करते हैं तो बहुत कम चांस हो जाती है जरासीम फैलने की। हमें जब पता है कि लोग जब जमा होंगे तो कोरोना फैलेगा, तो मैं आज सबसे अपील करता हूँ, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, मैं इनको आज अपील करता हूँ कि ये जलसे जुलूस से कोई गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन लोगों की जानें खतरे में जाने लगी। जलसे जुलूस तो हमारे से बड़े किसने बड़े जुलूस किए हैं, तो जुलूस से क्या होगा, गवर्नमेंट चली जाएगी। मैं ज़्यादातर देखता हूँ लोगों ने मास्क भी नहीं पहने होते, तो उससे तो फैलने का आप चांसेस बढ़ाते जाते हैं। तो जब पहले ही फैल रही है, जब हमें पता है कि कोरोना फैलती जा रही है, बिस्तरे भर रहे हैं, मेडिकल वर्कर्स जो हमारे हॉस्पिटल हैं, जो हमारी नर्सेज हैं, हमें जब पता है कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ता जा रहा है, तो ये जलसे जुलूस 2-3 महीने के बाद कर लें, ताकि लोगों की हुकूमत ने लाहौर में पीडीएम का जलसा रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। प्लान ए के तहत पंजाब के दीगर अजला से आने वाले कारकुनों को वहीं रोका जाएगा और प्लान बी के इस तहत लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर कंटेनर लगाए जाएंगे। प्लान सी के तहत जलसे में रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ कोरोना ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। जिला इंतजामिया ने फरिश्तें तैयार करके हुक्काम को भिजवा दी हैं और 13 दिसंबर के जलसे के लिए दीगर अजला से पुलिस नफरी भी बुलाई जाएगी। आपको अपडेट करें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी लाहौर पहुंच चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मरियम नवाज की इंतहाई अहम मुलाकात आज होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं लाहौर जलसे ने हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी हैं, कठपुतली के जाने का वक्त आ गया है। मीनार पाकिस्तान का जलसा हर सूरत कामयाब बनाएंगे। बिलावल हाउस में मशावरती इजलास से खिताब। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर आ चुके हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी मरियम नवाज की इंतहाई अहम मुलाकात आज होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं लाहौर जलसे ने हुक्मरानों की नींदें उड़ाकर रखती हैं, कठपुतली के जाने का वक्त भी आ चुका है और मीनार पाकिस्तान का जलसा हर सूरत कामयाब बनाएंगे। बिलावल हाउस में मशावरती इजलास से खिताब। मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जेर क़यादत रैली निकाली गई। जाती उम्रा से शुरू होने वाली रैली दाता दरबार पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली से मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, इस नाअहल हुकूमत को आखिरी धक्का देने के लिए तैयार हैं तो 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान में आपका इंतजार करूंगी। खिदमत नून लीग ने की है और वो ही करेगी। मुस्तकबिल सिर्फ नून लीग का ही है। नवाज शरीफ का मुकाबला इमरान खान नहीं बल्कि लाने वालों से है।
مریم نواز کا، نواز شریف کا، پی ڈی ایم کا ساتھ دو اور اس جابر نالائق اور نااہل حکومت سے ہمیشہ کے لیے نجات دو. یہ حکومت انشاءاللہ اب چل ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پہ نہ لائے. ایک انسان جس کا نام عمران خان ہے وہ 2.5 سال سے یہ کہتا رہا میں نعروں نہیں دوں گا، میں نعروں نہیں دوں گا. آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کل کے ٹی وی اسکرینز آپ دیکھ لیں، آج کے اخباروں کی سپر لیڈز آپ دیکھ لیں. وہ بندہ اپوزیشن سے، مسلم لیگ نون سے اور پی ڈی ایم سے ہاتھ جوڑ کے این آر او مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ذلت کسی کو نہ دے. میری جماعت نے، مسلم لیگ نون نے ابھی تک فارملی استعفوں کے لیے نہیں کہا اور وہ ہم 13 دسمبر کے بعد انشاءاللہ کریں گے. لیکن آپ یقین کریں میرے پاس استعفوں کے انبار لگ گئے. سب ایم این ایز، سب ایم پی ایز اپنے استعفے اپنے ہاتھ میں لے کر آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے وطن کے اوپر، اپنے قائد نواز شریف کے اوپر ہمارے استعفے پر انشاءاللہ اس ملک کی خدمت مسلم لیگ نون نے کی ہے. مسلم لیگ نون ہی کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. فیوچر مسلم لیگ. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں لیگی کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. کارکنوں نے رد عمل دیا تو ذمہ دار پنجاب حکومت اور عمران خان ہوں گے. مریم اورنگزیب نے ایک بیان میں کہا حکومت روز بیان دیتی ہے جلسہ نہیں روکیں گے، عوامی رد عمل نہیں رک سکتا. گرفتاری کی دھمکیوں کے باوجود کوئی جلسہ نہیں رکا. عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈال دینا چاہیے. ڈی جے بٹ سے مقابلے کے بعد یہ بھاگ سکتے ہیں. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا حکومت ہوش کے ناخن لے. آپ ایف آئی آر کاٹیں، ہم فریم کرا کے گھر میں لگائیں گے، گلے کا ہار بنائیں گے. یہ نفسیاتی اور جمہوری جنگ ہار چکے ہیں، استعفوں سے پہلے گھر جانے والے ہیں. عوام آٹا چینی اور ووٹ چوروں سے چھٹکارا حاصل کرے گی. معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں اپوزیشن اجازت ملنے پر پریشان ہے کہ جلسے میں عوام کہاں سے لائیں گے. عمران خان کرپٹ اپوزیشن کے اعصاب پر سوار ہیں. معاون خصوصی شہباز گل نے مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا جلسہ کریں، واویلا اور بہانے نہیں. اوچے ہتھ کنڈوں سے حکومت کا گھبرا جانے کا خواب درباریوں کا دل دہلانے کے لیے خیال اچھا ہے. شہباز گل نے کہا ہے کہ 11 جماعتیں مل کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی اور کہتے ہیں جلسے کامیاب ہیں. ان کی ایسی بھونڈی کوششوں سے ثابت ہوا کہ کرپٹ ٹولے کی سیاسی موت واقع ہو چکی ہے. کرائے کے لوگوں کی ریلیوں سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. عمران خان کرپٹ اپوزیشن کے اعصاب پر سوار ہیں. وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن کے استعفوں سے عمران خان یا اسمبلی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. فضل الرحمان نے اسلام کی بجائے اسلام آباد پر نظر رکھی ہوئی ہے. پوری دنیا کے وزیر اعظم بھی مر جائیں تو فضل الرحمان کا قرہ نہیں نکلے گا. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا سینٹ الیکشن کے بعد عمران خان اور مضبوط ہو جائے گا. اگر پاکستان کے سارے سیاسی چودھری بھی مر جائیں فضل الرحمان کا قرہ پھر بھی نہیں نکلے گا. اور جو ان کی 14-15 سیٹیں ہیں اگر وہ اس سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں دین کی خدمت وہ کر سکتے ہیں، لیکن سیاست کی بھوک ان کو کسی طرف کا نہیں چھوڑے گی. جو فرماتے تھے 8 تاریخ کو آر اور پار ہوگا، نہ آر ہوا ہے نہ پار ہوا ہے، بیچ منجھدار ہو گیا ہے. اور اب یہ جنوری میں چلے گئے ہیں، بالآخر حالات ایسے ہوں گے 13, 14, 15, 16 آپ دیکھیں گے عمران خان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی. استعفے دینے سے عمران خان جو ہے یا اسمبلی جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنوری کے آخری ہفتے میں اسلام آباد آنا ہے اور مارچ کے سینٹ کے الیکشن کے بعد عمران خان اور مضبوط ہو جائے گا، ان کے لیے اور برے مشکلات کے وقت ہوں گے. عمران خان نے کل دعوت دی ہے آئیں اور اسمبلی میں ڈائیلاگ کریں. میرا خیال ہے یہ ایک سیاسی سوچ کی بات ہے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے تو پھر بتائیں وہ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. وہ اس ایجنڈے کے خلاف ہے جو بیانیہ نواز شریف کا جن سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہیں لا سکتے آپ. اور پیپلز پارٹی اپنے تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیل رہی ہے. بے وقوف لوگ چوک اور چوراہوں میں اپنے آپ کو خام خواہ محنت کر رہے ہیں کیونکہ کٹ تو میڈیا نے لگانا ہے. یہ ساری اپوزیشن کے لیے میں پیشن گوئی کرنے جا رہا ہوں. حالات چاہے جیسے بھی ہوں یہ بینیفیشری نہیں ہوں گے. یہ بند گلی میں جا رہے ہیں اور بند گلی کے آگے گڑھا ہے. اس گڑھے میں بہت عرصے تک جمہوریت جو ہے
तो दूसरी जानिब फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम की गाड़ी का स्टीयरिंग किसी के पास, इंजन किसी और के कंट्रोल में है, ब्रेक किसी और के पांव के नीचे है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, लंदन से गिर लगाने वालों की हैंड ब्रेक कराची वाले खींच देते हैं। पीडीएम की गाड़ी का स्टीयरिंग किसी के पास, इंजन किसी और के कंट्रोल में है, ब्रेक किसी और के पांव के नीचे है। उस गाड़ी के हादसे से दो चार होना यकीनी है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, कोरोना ने दुनिया बदल दी लेकिन हठ धर्म ऑपोजिशन पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। पीडीएम की जानिब से कोरोना पर सियासत चमकाना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। ये बेहिसी और संग दिली है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी कौम ऑपोजिशन अनासर को इस गैर जिम्मेदाराना मनफी रवैये पर कभी माफ नहीं करेगी। कोरोना की दूसरी लहर में भी ऑपोजिशन जमातों का रवैया इंतहाई मायूस कुन है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि घर में रहें, महफूज रहें पर अमल करके शहरी खुद और दूसरों को कोरोना से बचाएं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए समाजी फासले बरकरार रखने पर अमल करना है बेहद ज़रूरी है। मेल जोल जितना कम होगा उतना ही बीमारी का फैलाव कम होगा। आवाम के ताबुन से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पीडीएम के इस्तीफे व्हाट्सएप पर आ रहे हैं लेकिन स्पीकर के सामने नहीं आ रहे। मुस्लिम लीग नून तो इस्तीफे देने को तैयार है लेकिन पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें इस्तीफे देने को तैयार नहीं। पिछले 2 दिन से पीडीएम की क़यादत बैठ के इस्तीफों के बारे में सोचो विचार कर रही है और इस्तीफों के हवाले से सबसे ज़्यादा जल्दी नवाज शरीफ साहब को, बेगम सफदर रहमान साहिबा को और मौलवी फजल रहमान साहब को है। और पीपल्स पार्टी और शीन लीग और बाकी जमातें वो हिचकिचा रही हैं इस्तीफ़ा देने से, क्योंकि उन्हें पता है कि नवाज शरीफ साहब की और बेगम सफदर रहमान साहब के और मौलवी फजल रहमान साहब के पल्ले तो कुछ नहीं है। इस्तीफे देने से उनका कुछ जाता नहीं है और बाकी जमातों के पल्ले कुछ रहता नहीं है इस्तीफा देने से। और बिलावल जरदारी साहब ने पिछले 2 दिनों से इनसे पूछा कि जनाब आपके पास प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, आप लॉन्ग मार्च निकालेंगे, आप इस्तीफे देंगे तो इससे क्या होगा। वो इनके पास कोई प्लान नहीं था, इनको बस जल्दी है कि सुनियां हो जान गलियां विच मिर्जा यार नचे के मजदाक। ये नून लीग, मीम लीग और मौलाना फजल रहमान लीग ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर अनारकी फैलाना चाहते हैं अपनी अपनी करप्शन और बदयांती को बचाने के लिए। बाकी इनके इस्तीफों का ड्रामा ये है कि नून लीग के रेलू कट्टे और टीचर किस्म के जो इनके खिलाड़ी हैं उनके इस्तीफे इंस्टाग्राम में आ रहे हैं, टिकटॉक में आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, लेकिन स्पीकर असम्बली के टेबल पे नहीं आ रहे। इनमें कतन कोई इत्तेहाद नहीं है, पीपल्स पार्टी 1% भी तैयार नहीं है इस्तीफे देने को। तो ये आवाम को बेवकूफ मत बनाए। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है। तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूँ अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें कि फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, अपोजिशन कोरोना फैलाकर आवाम से बदला लेने की ख्वाहिशमंद है। मरीम नवाज ने लाहौर को महाजे जंग बनाते हुए तसादुम की साजिश तैयार कर ली। लाहौर को शरपसंदों के भयानक इरादों से महफूज रखेंगे। इस्तीफों की धमकियां सबूत हैं कि अपोजिशन आईनी तरीके से हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआविन खुसूसी का कहना था, राजकुमारी सियासत का नशा पूरा करने के लिए अवाम को कोरोना की भींट चढ़ा रही है। पाकिस्तान के अंदर शाही खानदान की राजकुमारी उन इंसानों को कोरोना की भेंट चढ़ाने निकली हैं और अपनी सियासत के नशे को पूरा करने के लिए उन मासूम लोगों को कोरोना की वबा के हाथों उनकी जिंदगियों को दाव पे लगा रही हैं, रैली निकाली है। तो उनका जो इस वक्त जहनी मरीज होने का और उनकी राजकुमारी के साथ कनीज़ों का जो मर्ज रिफ्लेक्ट हो रहा है या जो कासी कर रहा है कि उन्हें दर बदर फिर के भी सुकून नहीं आ रहा और वो
हर हाल में पाकिस्तान के अंदर कोरोना फैला के इस अवाम से अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहती हैं। इमरान खान साहब की ज़ात को मुसलसल इन्होंने टारगेट किया हुआ है। जिस करप्ट निज़ाम को इन्होंने बड़ी मेहनत से खड़ा किया और नस्ल दर नस्ल उसकी आबियारी की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कसूर ये है कि वो इस करप्ट निज़ाम को मलियामेट करने का अहद किए हुए हैं और आपने देखा कि रोज़ इनके पटारे से एक नया झूठ बरामद होता है। उस झूठ को वो जिस अंदाज से मार्केट करती हैं, पूरी कौम देख रही है कि डंडों के भरे ट्रक जो हैं वो जाती उम्रा में पहुंचाए गए हैं। पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं 2 खराब ज़हन अपने वालिद की लूटी हुई दौलत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम और बिलावल को कहीं और नौकरी करनी चाहिए। अली जैदी कहते हैं 2018 के इंतखाबात 2013 से बहुत बेहतर थे। 2013 के इंतखाबात में धांधली के हवाले से 133 दरखास्तें दायर हुईं। 2018 के इंतखाबात में 102 दरखास्तें दायर की गईं। इमरान खान दौर में बरामदात और सनतों में बेहतरी आई। इमरान खान हुकूमत कौम को तेज रफ्तार तरक्की दे रही है। वफाकी वजारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन मार्च 2021 में मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया है। वैक्सीन किन लोगों को लगाई जाएगी, इसकी कीमत क्या होनी चाहिए और ये वैक्सीन किन मराहल से गुजर कर आवाम तक पहुंचाई जाएगी, इस हवाले से मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना वायरस से बचाव और वैक्सीन के मुमकिन हुसूल के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने इस तरीक़ाकार को तय कर लिया है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि वैक्सीनेशन प्लान के तहत मार्च 2021 में वैक्सीन पाकिस्तान में दस्तयाब होगी। सिर्फ 1 या 2 ममालिक नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से वैक्सीन के लिए राब्ते में हैं। वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे मुख्तस कर लिए गए। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया है। 24 घंटों में मजीद 56 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी। अमवात की तादाद 8603 हो गई। मजीद 3138 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,29,260 हो गई। 3,74,301 मरीज सेहत याब हो चुके। 46,356 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 56 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 3,265, सिंध में 3,100, खैबर पख्तूनख्वा में 1,000, गिलगित बल्तिस्तान में 98, आजाद कश्मीर में 183 और इस्लामाबाद में 348 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में 1,25,250, सिंध में 1,90,000, बलोचिस्तान में 17,604, गिलगित बल्तिस्तान में 4,000, इस्लामाबाद में 33,695, आजाद कश्मीर में 7,517 मरीज हो चुके। मजीद कातिल वारिस की ही बात करें। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,58,000 हो गई। मरीजों की तादाद 6,94,00,000 हो गई है। 4,81,00,000 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 2,97,000, ब्राजील में 1,79,000, भारत में 1,42,000, मैक्सिको में 1,12,000, रूस में 45,000, अफगानिस्तान में 1,000, सऊदी अरब में 6,000 अमवात हो चुकी हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुशीर और साबिक सूबाई वजीर एजाज शाह शिराजी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। अफसोसनाक खबर है, एजाज शाह शिराजी कोरोना के बायस कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां वो इंतकाल कर गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एजाज शाह शिराजी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि एजाज शाह शिराजी हर दिल अजीज शख्सियत और मोतदिल मजाज के मालिक थे। मुराद अली शाह ने कहा, एजाज शाह एक बेहतरीन इंसान थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर, सूबाई वज़रा इस्माइल राहू, अवैस शाह और मंजूर वसान ने एजाज शाह शिराजी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। नाज़रीन, डीजे बट को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। कहा, अब भी इमरान खान का टाइगर हूं। जिस असले पर बरामदगी की बात की जा रही है उसका लाइसेंस मौजूद है। मॉडल टाउन पुलिस ने डीजे बट को मकामी अदालत में पेश किया। अदालत ने डीजे बट को 50,000 के मचलकों के एवज जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। इस मौके पर डीजे बट का कहना था, ये जुल्म और ज्यादती है।
तशद्दुद किया गया। अब भी इमरान खान का टाइगर हूं और जिस असले की बरामदगी की बात की जा रही है उसका लाइसेंस मौजूद है। लोगों ने मेरे साथ जो कल किया, मेरे ऑफिस में सोया हुआ मुझे उठा के घसीटते, मेरा गला खोद दिया, मेरे गले से आवाज नहीं करी, पूरी बॉडी मेरी जख्मी है, मेरी कमर उठाकर देखें खींचते घसीटते लेकर मुझे थाने में इस तरह बंद किया जैसे मैं जानवर या बहुत बड़ा दहशतगर्द हूँ। मजदूर आदमी हूँ सर। मेरे पीछे मेरा साउंड एसोसिएशन सारा स्पीकर वाला इल्तिजा कर रहा है कि खुदारा हमारे यहाँ पे रहम किया जाए, हमारे हाल पर रहम करें, हमें रोजी रोटी कमाने दी जाए। अगर स्पीकर लगाने पर पाबंदी है तो हर जगह स्पीकर पर पाबंदी करते हैं। हमारा स्पीकर हमारे अपने पास अगले हमें कुछ। अभी आपको अहम खबर से आगाह करें, पत्तों की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आपको बता रहे हैं कि 52 डकैतियों में मतलूब 4 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर, असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमों ने दौरान वारदात दर्जनों अफराद को जख्मी भी किया था। आपको बता रहे हैं पत्तों की पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बारे में। 52 डकैतियों में मतलूब 4 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर, असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमों ने दौरान वारदात दर्जनों अफराद को जख्मी भी किया था। मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर, असलहा बरामद कर लिया गया है। मुलजिमों ने दौरान वारदात दर्जनों अफराद को जख्मी भी किया था। पुलिस की बड़ी कार्रवाई की है। बता रहे हैं कि 52 डकैतियों में मतलूब 4 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर, असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमों ने दौरान वारदात दर्जनों अफराद को भी जख्मी किया था। पत्तों की से अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। पत्तों की पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बारे में आपको बताएं कि 52 डकैतियों में मतलूब 4 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर, असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमों ने दौरान वारदात दर्जनों अफराद को जख्मी भी किया था। आपको बता रहे हैं पत्तों की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 52 डकैतियों में मतलूब 4 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर, असलहा बरामद कर लिया गया है। उधर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं वजीर आजम ठीक कहते हैं, 2 पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान अमीर और ताकतवर के लिए, दूसरा गरीब के लिए। इस्लामाबाद में अशराफिया का कब्जा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अराजी मुतासरीन को मुआवजों की अदम अदायगी के केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने CDA मुतासरीन को मुआवजों की अदम अदायगी पर बरहमी का इजहार किया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, इस्लामाबाद में बाप दादा की जमीन छिन जाने वाली मुआवजों के लिए धक्के खा रहे हैं। इस्लामाबाद में अशराफिया का कब्जा है, गरीब को अराजी का मुआवजा भी नहीं मिलता। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी तरक्याती इदारे CDA को शर्म से डूब मरना चाहिए। जुनूनी भारत बाज ना आया, LOC पर फिर शरंगेजी कर दी। भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। DGI SPR के मुताबिक भारतीय फौज ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए खुई रत्ता सेक्टर पर बिला इख्तियार फायरिंग की। लॉन्स नायक तारिक और सिपाही ज़रूफ जाम शहादत नोश कर गए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिससे भारतीय फोर्सेस का भारी जानी और माली नुकसान हुआ। सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, निशान हैदर का 49वां योम शहादत। पाक फौज का शहीद को उनकी लाजवाल कुर्बानी पर जबरदस्त खराज अकीदत। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, निशान हैदर की यादगार पर खुसूसी तकरीब का इनाकाद। आर्मी चीफ की जानिब से यादगार पर फूल चढ़ाए गए। शहीद के अजीज़ो क़ारिब और अहले खाना ने तकरीब में शिरकत की। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। भारत की फंडिंग से लाहौर पहुंचने वाले 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिक्योरिटी इदारों और CTD ने लाहौर के इलाके शादरा में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द सुई गैस रोड पर एक गोदाम में ठहरे हुए थे। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों से खुद साख्ता बम, हैंड ग्रेनेड, असलहा, गोलियां, मोबाइल फोन, नकदी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से हसास मकामात के नक्शे भी मिले। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि उन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की माली मुआवनत से लाहौर पहुंचाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज कहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मनफी प्रोपेगेंडा और साइबर वार का एक बार फिर पोल खुल गया। इन्फ्लूब की हालिया रिपोर्ट ने बताया कि
ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈے پر حالیہ رپورٹ پاکستان کی موقف کی تائید ہے۔ بھارت خطے میں عدم استحکام کے بجائے اپنے مسائل پر توجہ دے۔ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک سب کے سامنے ہے۔ مشترکہ مقاصد کے لیے سارک پلیٹ فارم کا فعال ہونا ضروری ہے۔ خلیجی ممالک کے درمیان تنازعات کے حل کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں کشمیر 70 سال سے لاک ڈاؤن کی زندگی گزار رہا ہے۔ گزشتہ برس قابض فورسز نے کشمیریوں کو گھروں سے باہر نکلنے نہیں دیا۔ ہمیں تھوڑا بہت احساس ہو رہا ہے کہ کس طرح آپ لوگ کس کرب میں 70 سال سے کرفیوز کے اندر، لاک ڈاؤنز کے اندر، سیج کے اندر آپ گزارے ہیں، اور خاص طور پہ پچھلے سال سے 5 اگست کو جب اپنی مٹی کے اوپر، اپنی زمین کے اوپر، آپ امیجن کریں آپ سب پاکستانی ہیں، اسی مٹی کے اوپر آپ کو آپ کا پاسپورٹ چھین لیا جائے اور آپ کو ریفیوجی بنا دیا جائے اور دشمن کی آرمی آپ کا گھیرا کر لے مکمل طور پر، اور نہ صرف دشمن کی آرمی بلکہ دشمن ملک کے سارے لوگوں کی آبادی کو یہاں پہ ایک منی انڈیا میں ٹرانسفارم کر دیا جائے، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو اس لیے خدا کے عذاب سے سب کو ڈرنا چاہیے، اور جو معصوم بے آواز لوگ ہیں اس وقت، دنیا نے ان کی آواز نہیں سنی ہے۔ آپ دیکھ لیں 2020 میں کیا عذاب ہے، اگلے سال سننے میں آ رہا ہے کہ اور بھی پتہ نہیں نئی سے نئی بیماریاں آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہونا ہے دنیا کے ساتھ۔ جنگیں تو ویسے ہی چل رہی ہیں، بٹ یہ جو کہ ایک ان نون اینمی جو سب کو کووڈ کے تھرو اٹیک کر رہا ہے، پتہ نہیں اللہ کتنا ناراض ہے انسانوں سے۔ یہ ڈیولپڈ ورلڈ میں ہم ہیں، سو کال 21 سینچری میں ہیں، اور آپ کے سامنے ایک پوری قوم کی نسل کشی اس مودی نے 5 اگست کو لکھ دی۔ اس دن سے لے کر اب تک کیا وہاں پہ ہو رہا ہے؟ انڈر گراؤنڈ، زمین کے تلے نیچے مقبوضہ جموں کشمیر میں ٹارچر سیلز بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی مووی کا کوئی ہارر سین نہیں ہے، یہ واقعی میں وہاں ہوتا ہے۔ ذبح کیا جاتا ہے لوگوں کو، ہماری جو جوانوں کی سکنز کو پیل کیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے ڈیڈ باڈیز کو۔ پاکستان نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی ایک اور شرط پوری کرتے ہوئے 25,000 کے نئے پرائز بانڈز کی فروخت پر پابندی عائد کر دی۔ 25,000 روپے کے غیر رجسٹرڈ انعامی بانڈز ختم کر کے ان کی جگہ 25,000 روپے مالیت کے پریمیم رجسٹرڈ انعامی بانڈز متعارف کروا دیے گئے۔ فائنانس ڈویژن نے 25,000 پرائز بانڈز کے لیے نیا ہدایت نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ 31 مئی 2021 سے 25,000 کے پرائز بانڈ ناقابل استعمال ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سعودی سفیر نواف المالکی نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور پاکستانیوں کو سعودی عرب سے واپس نہیں بھیجا جا رہا ہے۔ سعودی سفیر نواف المالکی نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صرف ان لوگوں کو واپس بھیجا جاتا ہے جن کے پاس ضروری دستاویزات نہیں ہیں، صرف پاکستانی نہیں، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے لیے قانون ایک ہی ہے، اقامہ اور ویزا رکھنے والوں کو واپس نہیں بھیجا جاتا۔ سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ کنگ سلمان ریلیف سینٹر کی طرف سے موسم سرما کا ریلیف پیکج تقسیم کیا جا رہا ہے، جس میں سرد علاقوں کے مستحق افراد میں گرم کپڑے تقسیم کیے جائیں گے۔ دنیا بھر میں مقبولیت کے ریکارڈ قائم کرنے والی ترک سیریز ارطغرل غازی میں مرکزی کردار ادا کرنے والے اداکار انجن الطان لاہور پہنچ گئے۔ پرتپاک استقبال کیا گیا، دیکھتے ہیں شجر الدین کی رپورٹ۔ رما بس کی مقبول ترین ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں مرکزی کردار نبھانے والے ترکش اداکار انجن الطان پاکستان پہنچ گئے۔ پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ترکش اداکار سے پاکستان کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے ملاقات کی۔ انجن الطان کو کھانے میں پاکستانی ڈشز بھی پیش کی گئی جنہیں انہوں نے پسند کیا۔ انجن الطان پاکستان میں مصروف ترین دن گزاریں گے، مختلف شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ترکش ایمبیسی نے انجن الطان کی پاکستان کے شہر لاہور پہنچنے کی تصویر شیئر کر دی۔ ناظرین، آپ نے دال چاول تو ہر جگہ سے کھائے ہوں گے، مختلف مشہور معروف مقامات سے بریانی بھی کھائی ہوگی، مگر آج ہم آپ کو ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں کے چاول کی خصوصی ڈش آپ نے نہیں کھائی ہوگی۔ یہ ہے منفرد مٹکا چاول، جسے کھائیں آپ انگلیاں بھی چاٹ جائیں۔ یہ مٹکا چاول ہیں کیسے اور کیسے تیار ہوتے ہیں، بتا رہے ہیں شعیب ہاشمی۔
नाजरीन आज हम आपको दिखाएंगे मटका दाल चावल। मटका जो है आम तौर पर अगर हम बात करें तो माजी में चले जाएं तो चंद साल कबल जो है वो मटके की बहुत अफादियत थी। मटके में पानी भरा जाता था, लोग इसे घरों में रखते थे। उसके बाद जैसे जैसे ज़माना जदीद होता गया, इसमें जद्दत आती गई, तो ये मटका जो है इस पर पेंटिंग करके लोग अपने घरों में सजाते थे। इसे मेहंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि मटके में दाल चावल तैयार किए जा रहे हैं। ये दाल चावल कैसे तैयार किए जाते हैं इसका प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साहब ने मटका दाल चावल के नाम से अपनी एक मोबाइल शॉप जो है वो तैयार कर ली है। ये इसे आप मोबाइल रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं। इसकी अफादियत और इसकी जो खासियत ये है, इनका ये कहना है कि इनके दाल चावल जो हैं वो पूरे लाहौर में अपनी मिसाल आप रखते हैं। यहाँ ये साहब मौजूद हैं हमसे, इनके बारे में भी आपको बताएंगे कि इस नौजवान ने MBA किया है और MBA करने के बाद इन्होंने बजाय किसी जगह पर किसी मल्टी नेशनल कंपनी में नौकरी करने के कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं की। इसके अलावा ये कहीं बैरून मुल्क जा सकते थे जहाँ इन्हें अच्छी जॉब मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं किया। इन्होंने मटका दाल चावल के नाम से अपनी एक प्रोडक्ट जो है वो लाहौर में इंट्रोड्यूस करवाई है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे बताएंगे क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अरसलान है। अरसलान, आपने MBA किया है और MBA करने के बाद क्या आपके जहन में आया कि आपने मटका दाल चावल बना दिए? देखिए, MBA में हम क्या करते हैं, हम बिज़नेस पढ़ते हैं, बिज़नेस के सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं, किस तरह उसकी मैनेजमेंट को देखते हैं, उसकी मार्केटिंग को, हर चीज़ बिज़नेस के बारे में पढ़ते हैं। जब बिज़नेस को हमने 6-6.5 साल पढ़ा है तो वाई हम किसी को बिज़नेस करके दें, अपना क्यों नहीं करते। तो वैसे भी मेरी जो फैमिली है वो हम अपने 4 पुश्तों से बिज़नेस करते आ रहे हैं। परदादा जी खेती बाड़ी करते थे, फिर दादा अबा जी जो है वो अपना बिज़नेस करते थे, उनके साथ भी मैं लगा रहा हूँ 10-12 साल। तो बिज़नेस माइंड तो शुरू से है और बिज़नेस ही करना है हमेशा, यही सीखा मैंने घर से और यही माइंड था। वैसे भी एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह पाक ने 100 में से 90 हिस्से 90% जो है वो बिज़नेस में रखा है और जो 10% है वो जॉब में रखा है। तो जब अल्लाह ने 90% बिज़नेस में रख दिया तो हम उस 90% को वेल करें बजाय के 10% के पीछे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आम तौर पर हम लोग जिस मुआशरे में रहते हैं, जिस लोग जो हैं दोस्त अहबाब हैं, तो वो कहते हैं यार तुमने क्या दाल चावल बना लिए हैं और ये क्या कोई अच्छा काम कर लेते हैं। MBA करने के बाद एक दाल चावल ही नज़र आए थे, तो इसकी क्या वजह कि आपने दाल चावल ही क्यों शुरू किए? आप कोई बर्गर लगा सकते थे, कोई और कोई चीज़ मुनफरद जो है वो कर सकते थे, तो वाई दाल चावल? कोई काम छोटा नहीं, पहले तो ये अपने आप को समझा लें सारे कि कोई काम छोटा नहीं। प्लस एक विजन लेके चल रहा हूँ मैं एक स्टॉल पे नहीं रह रहा। विजन मेरा ये है कि मैंने 1% पाकिस्तानियों को खाना खिलाना है अ डे। विजन ये 5-7 साल के अंदर कंप्लीट करने वाला है। लाहौर से स्टार्ट किया है, यहाँ पे एक सेंट्रल किचन बनाया है, ये यहाँ से हम अपने स्टॉल्स को ऑपरेट कर रहे हैं। हम 3 स्टॉल्स पे माशाल्लाह पहुँच चुके हैं और इंशाल्लाह विद इन अ ईयर हमने लाहौर को कंप्लीट करना है और 25 स्टॉल्स लाहौर के अंदर कंप्लीट करने हैं। इसको एक नेशनल ब्रांड बनाना है, जो जिस विजन के साथ हम चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसमें बरकत डाली जा रहा है और हम उसको उसमें लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सलाम, अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करे, आपके इरादे अच्छे हैं। अच्छा, आप कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहें? आमतौर पर हम देखते हैं कि नौजवान एजुकेशन लेते हैं, जैसे आपने MBA किया, कई लोगों ने MBA किया, लेकिन MBA करने के बाद उनके पास जॉब्स नहीं है, कई लोग चोरी चकारी में चले जाते हैं, कुछ उसमें चले जाते हैं। तो ऐसे जो नौजवान हैं उन्हें क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना जो पैशन है उसको अपना रोज़गार बनाओ। जब आपका पैशन आपका रोज़गार बन जाएगा तो आप काम करते हुए थकेंगे नहीं। आप 24 घंटे भी काम करेंगे, आप 24 में से 26 घंटे भी डेली काम करेंगे तो आप कभी नहीं थकेंगे। तो अपने पैशन को पहले आइडेंटिफाई करें, आपका पैशन क्या है। आपका पैशन स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में बाहर निकलो, लोगों को छोड़ दो, घर वालों को छोड़ दो कि यार क्या कहते हैं, कमाओगे कैसे। कमाई का जरिया अल्लाह पाक बनाता है, जो अल्लाह ने वादा किया किसी के साथ उसके रिज़्क का, वो पूरा अल्लाह ने करना ही करना है। आप अपने पैशन को फॉलो करो। आपको फोटोग्राफी का शौक है तो फोटोग्राफी को फॉलो करो, कोई ना कोई आपका जुगाड़ ज़रूर हो जाएगा। आपको फिल्मिंग का शौक है, कैमरे के सामने अच्छा लगता है तो टिकटॉक बना लो, यूट्यूब बनाना शुरू कर दो, कुछ भी करना शुरू कर दो। जब बाहर निकलोगे तो उसके साथ रोज़गार खुद ही शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं, आपने ये बिज़नेस शुरू कर लिया, कितने कैपिटल से आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था इनिशियली? देखिए, जो पहला स्टॉल था हमारा वो तकरीबन उस पर 3-3.5 लाख रुपया खर्चा आ गया था और वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद जो है अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इसको अब जो आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें खासियत ये है, आपको ये भी बताएं कि मटका दाल चावल जो हैं इसमें इन्होंने एक स्लोगन रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊँ, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये लिखा हुआ है जी, मटका दाल चावल, चावल रोक के दाल ठोक के। ये जो स्लोगन है आपका कि चावल रोक के दाल ठोक के, ये क्या है?
अक्सर 90% लोग दाल को ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा होनी चाहिए क्वांटिटी में, तो उसी को देखते हुए बड़ा सिंपल सी बात को थोड़ा सा हमने वो शायराना तौर पे उसको कन्वर्ट कर दिया, तो चावल कम दाल ज़्यादा, जो लोगों की पसंद है असल में तो देना वो चाह रहे हैं। बिल्कुल आपने बात सुनी इनकी अरसलान की। इनका कहना था कि कोई भी काम छोटा या कोई भी काम बड़ा नहीं होता, सिर्फ आपकी नीयत डिपेंड करती है कि आप उसे किस तरीके से मैनेज करते हैं। और इनका जो इरादा है कि ये नेशनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, हम होपफुली हैं, इनके लिए दुआ गो हैं कि ये नेशनल ब्रांड जो है वो बिल्कुल बनाएं। हम आपको ये दिखाएंगे कि मटका बिरयानी जो दाल चावल हैं ये किस तरीके से तैयार होते हैं और क्या खासियत है। और इसमें एक स्पेशल चीज़ आपको बताता चलूँ कि आज से कई साल कबल जो है लोग पसंद करते थे और सुन्नत भी थी कि आप मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे, मिट्टी के बर्तन में पानी पीते थे। लेकिन ये चीज़ें वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम मॉडर्न होते गए, ज़माना बदलता गया, जिद्दत आती गई, तो मिट्टी के बर्तन जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होते गए। लेकिन अब इन्होंने एक नया ट्रेंड जो है वो दोबारा इसे लेकर आए हैं कि आपको मिट्टी के बर्तनों में ही सर्व किया जाता है, मिट्टी के प्याले में, मिट्टी की प्लेट में और मिट्टी के मटके में आपको ये चीज़ें दी जाती हैं। और इस मिट्टी के बर्तनों में खाने से टेस्ट जो है वो भी दोबाला हो जाता है। यहाँ पे कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मटका दाल चावल टेस्ट किए हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने मटका दाल चावल टेस्ट किए हैं, इन्हें कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? मुल्तान से। मुल्तान से। तो आपने ये मटका दाल चावल टेस्ट किए हैं, कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे, टेस्ट किया है, बहुत अच्छे। तो मुल्तान से क्या ये मटका दाल चावल खाने आए, घूमने आए? घूमने फिरने आए थे। ये घूमने आए थे, मटका दाल चावल इन्होंने टेस्ट किए, इनका कहना है कि ये अच्छे हैं। यहाँ कुछ और साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? इधर से सुल्तान टाउन से। अच्छा, यहाँ लाहौर के ही रहने वाले हैं। ये मटका दाल चावल टेस्ट ये मैंने खाया और बहुत अच्छा लगा, और लेकिन वो मिट्टी के बर्तन में है तो ये भी अल्लाह ताला की शिफा है बर्तन में, इसलिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और बहुत मज़ेदार लगता है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया है, इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगा है और इसमें शिफा